हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आलोक कुमार आनंद और लेकर आया हूं आपके बुक से पोइट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम 2021 के लिए रामबाण साबित होगा। और मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपको पोइट्री सेक्शन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है आपके फाइनल एग्ज़ाम में। तो इसे अवश्य देखें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक को समझते हैं। और अगर आप एक एक कर समझते जाएंगे तो आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपका पहला जो पोइट्री है आपके बुक का, वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो जिनके पोइट हैं जॉन डॉन। और जॉन डॉन, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जॉन डॉन को मैंने चित्र इसलिए दिया कि आपके मन मस्तिष्क में यह याद रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोइट थे। मेटाफिजिकल किसको कहा जाता है? तो मेटाफिजिकल कहा जाता है आध्यात्मिक कवि को, जो आध्यात्म रिलीजन से रिलेटेड पोएम लिखने का काम करते हैं। लेकिन इनके साथ साथ जॉन डॉन एक लव पोइट भी थे। और आपके बुक में जो यह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो दिया गया है, यह भी एक लव पोएम है जो इन्होंने अपनी पत्नी या प्रेमिका, पहले प्रेमिका बाद में पत्नी के याद में को लिखा गया है, को एड्रेस करते हुए लिखा गया है, जिनका नाम था एन्ना मरे। यानी इसकी पत्नी का नाम था एन्ना मरे। यह एक मेटाफिजिकल पोइट थे। अब है हु हैज कंपोज्ड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो अभी आप इसके बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉन डॉन के द्वारा। अभी हमने आपको बताया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो एक लव पोएम है। और लव पोएम पूछ सकता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश अ वार पोएम, अ लव पोएम, अ चिल्ड्रेन पोएम, कुछ भी दे, और नेचर लव पोएम। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा अ लव पोएम। आइए, वेयर हैड जॉन डॉन गॉन विदाउट हिज वाइफ। अब यह जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसमें होता क्या है कि जॉन डॉन हमारे जो कवि हैं वो अपनी पत्नी को छोड़ करके कहीं जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? और अगर पत्नी को छोड़ कर जाते हैं और उसी समय यह कविता लिखते हैं अपनी पत्नी को एड्रेस करते हुए, बताते हुए कि तो वह कहाँ जाते हैं, किस देश जाते हैं? तो वो जाते हैं जर्मनी। कहाँ जाते हैं? जर्मनी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जॉन डॉन रिलीजन। जॉन डॉन जो थे वो रोमन कैथोलिक थे। जैसे रिलीजन मीन्स होता है धर्म। ये किस धर्म के थे? तो रोमन कैथोलिक। देखिए, यह इंग्लैंड में जन्म लिए थे और इंग्लैंड में उस समय एंटी कैथोलिक धर्म के लोग ज़्यादा रहते थे। इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। और यह रोमन कैथोलिक के थे, यानी कैथोलिक धर्म से संबंधित थे। इसलिए इससे क्या हुआ कि जॉन डॉन को इसके रिलीजन के कारण, आज भी हमारे देश में भी ऐसा होता है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाता है, जाति के नाम पर लोगों को बांटा जाता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है। तो वही बात उस समय भी हुआ करती थी। तो जॉन डॉन को उसके रिलीजन के कारण, क्योंकि यह रोमन कैथोलिक धर्म के थे और इंग्लैंड में अधिकांशतः लोग एंटी कैथोलिक हैं, इसलिए जॉन डॉन को ज़बरदस्ती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूछेगा कहाँ से निकाला गया, किस यूनिवर्सिटी से? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसे
ज़बरदस्ती निकाला गया, बाय फोर्स निकाल दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना कोई डिग्री दिए हुए। आइए आगे बढ़ते हैं। द लायन ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस नोर हाफ सो शॉर्ट अवे। देखिए यह आपके पोएम का एक लाइन है और पूछ दिया गया कि यह लाइन कहाँ से लिया गया है, तो यह लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ही लिया गया है। आप जब बुक में देखिएगा तो आपको यह लाइन मिलेगा और इसका अर्थ है कि यहाँ पर कवि अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ तो तुम चिंता मत करो, मैं लौट करके आऊँगा। देखो सूरज का उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि सूरज के पास न तो कोई डिजायर है, फिर भी वह रोज़ एक रास्ता तय करते हुए रोज़ सुबह यानी शाम में ढलने के बाद रोज़ सुबह चले आता है, उग जाता है। चलिए इसी तरह फिर एक लाइन है, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल इज रिटन बाय। यह भी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ही लिया गया है लाइन है, और जब स्वीटेस्ट लव से लिया गया है तो इनके जो कवि होंगे वो कौन होंगे, तो जॉन डॉन। आइए अब दूसरी कविता को देखते हैं। आपके बुक का जो दूसरा कविता है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इनके कवि हैं वाल्ट विटमैन। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके फोटो को। इनका जन्म 31 मई 1819 में हुआ न्यूयॉर्क में, और इनकी मृत्यु 26 मार्च 1892 में न्यू जर्सी में हुआ। याद रखिएगा, जन्म न्यूयॉर्क में और मृत्यु न्यू जर्सी में। जन्म 31 मई 1819 को और मृत्यु 26 मार्च 1892 को। आगे बढ़ते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा कंपोज किया गया है, जैसा कि आप हाईलाइटेड में देख रहे होंगे आंसर को, वाल्ट विटमैन के द्वारा। वाल्ट विटमैन। अब वाल्ट विटमैन को पीपुल्स पोएट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, पीपुल्स पोएट। जैसा कि रूपर्ट ब्रूक के बारे में आप पढ़े होंगे, रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट के रूप में जाना जाता था, उसी तरह से इसे पीपुल्स पोएट, जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट के रूप में जाना जाता है। अब है वाल्ट विटमैन वाज एन, यह अमेरिका के रहने वाले थे इसलिए अमेरिकन पोएट। जैसे कि आपको एक बार पूछा गया था कि कमला दास जो है वह इंडियन पोएट है। इसी तरह केकी एन दारूवाला वह भी एक इंडियन पोएट है। इसी तरह से वाल्ट विटमैन जो थे वो कहाँ के पोएट थे, तो अमेरिकन यानी अमेरिका के पोएट थे। अब आइए, वाल्ट विटमैन जो थे वह जब 12 साल के उम्र के हुए, उससे पहले ही वो अपने पिता के साथ बढ़ई कारपेंटर का काम करना शुरू कर दिए। उनके पिताजी एक कारपेंटर थे तो वो काम करना शुरू कर दिए। इसके अलावा वाल्ट विटमैन एक प्रिंटर के रूप में भी काम किए, टीचर के रूप में भी काम किए, एडिटर के रूप में भी काम किए, और वॉलेंटियर नर्स स्वयंसेवक के रूप में भी काम किए। अब आइए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनका जो सबसे प्रमुख लेख है, कविता है, वो क्या है, लीव्स ऑफ ग्रास, जो 1855 यानी 1855 में प्रकाशित हुआ। 1855 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा था ड्रम टेप्स, यह 1866 में प्रकाशित हुआ। याद रखिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लीव्स ऑफ ग्रास आपको दे सकता है कि लीव्स ऑफ ग्रास के पोएट कौन हैं, किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह होगा वाल्ट विटमैन। अब देखिए इसका भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का 2 लाइन, या आप जब बुक में देखिएगा तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा, आप देख सकते हैं बुक को। और अब आपके एग्ज़ाम को बहुत ही कम समय है, और मैं अभी आपको
कह रहा हूँ कि अगर आप अभी भी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाएं, और लगातार अगर आप हमारे चैनल से बने रहेंगे तो आपको अंग्रेजी में अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, और प्रत्येक चीज़ जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसे देखते जाइएगा। अब देखिए लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज टेकन फ्रॉम। यह जो लाइन है यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो कंपोजर हैं वो हैं वाल्ट विटमैन। फिर हॉपिंग द सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन, यह भी आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। अब है दूसरा क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ लिरिक। लिरिक कहा जाता है एक गीत को, तो यह जो कविता है यह गीत के रूप में है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब है वाल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। यह देखिए आप 37 ईयर्स जो दिया हुआ है यह उस समय का इनका ईयर है, मतलब यह कहा जा रहा है कि वाल्ट विटमैन जो हैं वो कितने साल के बूढ़े हैं, अभी नहीं, उस समय जब यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा जा रहा था उस समय इनका उम्र 37 ईयर्स हो रहा था। और अपने कविता में भी इन्होंने इस बात की चर्चा की है और लिखा है। आप अगर बुक लेकर के बैठे हुए हैं तो देख सकते हैं, लिखा हुआ है एक लाइन, सेकंड स्टेंजा का जो लाइन है उसका अंतिम, कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। तो यहाँ आपको बताया गया है कि यह उस समय कितने साल के थे, तो 37 ईयर्स। अब आगे देखते हैं, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम। यह लाइन भी आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, और यह आपका पहला ही स्टेंजा में दिया गया है। आप देख सकते हैं जहाँ शुरू होता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। तो यह लाइन, आपको लाइन याद रखना बहुत ज़रूरी है। लाइन से आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि यह कहाँ से लिया गया है और इनके पोएट या लेखक कौन है। दूसरी बात, एक्सप्लेन के लिए भी लाइन याद रखना ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है आपको प्रोज से 4 मार्क्स का और पोएट्री सेक्शन से 4 मार्क्स का ये एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, जिसमें आपको लाइन दे दिया जाता है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। तो इसलिए आपको लाइन याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन किताब का अध्ययन लगातार करते रहें और हमारे चैनल से बने रहें। अब आइए तीसरे को देखते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तीसरा जो आपका कविता है वो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और इनके जो कवि हैं वो हैं W.H. ऑडेन। आप पिक्चर देख सकते हैं अपने दाहिनी ओर, पिक्चर लगा हुआ सबका आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो कवि हैं, पोएट हैं, वो हैं W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन, और इनका जन्म 21 फरवरी 1907 यानी 21 फरवरी 1907 को न्यूयॉर्क में हुआ था, और इनकी मृत्यु 29 सितंबर 1973 को वेना ऑस्ट्रिया में हुआ था। अब है व्हेन वाज ही लेफ्ट इंग्लैंड। देखिए यह इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्होंने बाद में इंग्लैंड छोड़ दिया। कब छोड़ा, तो 1939 यानी कितने साल की उम्र में, तो आप देख सकते हैं यहाँ इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म हुआ है 1907 में यानी 1907 में, और यह इंग्लैंड छोड़े हैं 1939 में। अब इसमें से 0723 यानी 32 ईयर्स के जब ये थे तो यह इंग्लैंड छोड़ दिए। इंग्लैंड छोड़ कर के ये कहाँ गए, तो अमेरिका गए। अब देखिए इसलिए इनकी जो कविताएं हैं
यह 2 भागों में बट गया। आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि ऑडेंस वर्क्स इज डिवाइडेड इनटू, तो 2 फेज। इनकी कविता, इनका जो लेख है, इनका जो बुक है वो 2 फेज में लिखा गया। एक ब्रिटिश फेज 1939 तक, जब यह ब्रिटेन में थे। ब्रिटेन इंग्लैंड को ही कहा जाता है। कब से ब्रिटेन कहा जाता है, कब से इंग्लैंड कहा जाता है, इंग्लिश का इतिहास क्या है, हम आगे आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव में सब बताने वाले हैं। तो ब्रिटिश और अमेरिकन 2 फेज में आप समझ गए होंगे। जब ये इंग्लैंड में थे तो उस समय ब्रिटिश फेज इनका था, और जब ये अमेरिका चले गए तो अमेरिकन फेज। और ब्रिटिश फेज में जो इन्होंने महत्वपूर्ण बुक्स, इनका जो महत्वपूर्ण बुक्स हुआ वो था द ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनोदर टाइम। ध्यान दीजिएगा फिर से, और इसे बार बार देखिए। द ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ पर मूवी भी बनी हुई है, आप उसका हिंदी डब्ड फिल्म देख सकते हैं। लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम, यह इनके ब्रिटिश फेज में लिखी हुई बुक है। अब अमेरिकन फेज, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एनेक्सिटी, द शील्ड ऑफ एचिल्स। हाँ, यहाँ पर जो इनका एक बुक है द एज ऑफ एनेक्सिटी, इन्हीं बुक के कारण, इसी बुक पर इन्हें 1948 में पुलित्जर प्राइज़ दिया गया। पुलित्जर प्राइज़ साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्राइज़ है, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस बुक के लिए दिया गया और कब दिया गया, अगर पूछ दे तो आपका जवाब होगा कब दिया गया है, तो 1948 में। और किस बुक के लिए दिया गया, तो द एज ऑफ एनेक्सिटी। और द एज ऑफ एनेक्सिटी जो लिखा गया था, तो किस फेज में लिखा गया, अमेरिकन फेज में लिखा गया। किस फेज में लिखा गया, अमेरिकन फेज में लिखा गया। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे, और अगर ऐसा है तो कंजूसी किस बात की, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। द लाइन कॉल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन लवली हेड इज टेक्न। यह जो लाइन है यह नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ही है। अब द लाइन विस्पेरिंग नेवर कहा जाता है मृत्यु दूत को। जो मृत्यु का दूत होता है, मैसेंजर होता है डेथ का, उन्हें विस्पेरिंग नेवर्स कहा जाता है। लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। इसमें, इस लाइन में कवि का कहना है कि जो मृत्यु दूत है वो हमारे लेफ्ट एंड राइट है, और हमारी जो वास्तविक खुशी है, वास्तविक आनंद है, उसे वह हमें वंचित करता है। तो यह कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ही यह लाइन लिया गया है, और इनके कवि हैं W.H. ऑडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट भी एक लिरिक है, एक गीत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और चौथा जो आपका है वो है ऑड टू ऑटम, पतझड़ के गीत। और इनके जो कवि हैं वो हैं जॉन कीट्स। बहुत ही अच्छे कवि हैं, रोमांटिक पोइट हैं। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 लंदन में। देखिए, इनका जन्म लंदन में हुआ था, और कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1795 को। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 23 फरवरी 1821 को। और कहाँ, तो रोम, इटली में। याद रखिएगा, इनकी मृत्यु जो हुई 23 फरवरी 1821 में हुई, और कहाँ हुई थी, तो रोम, जो कि इटली में है। यहाँ आप जॉन कीट्स साहब को देख सकते हैं। हु हैज कंपोज द पोएम, तो जॉन कीट्स कौन सा पोएम, ओड टू ओटम। ओड टू ओटम जॉन कीट्स के द्वारा। पर ओड टू ओटम इज रिटन इन, ओड टू ओटम जो है कब लिखा गया, तो 1819 में। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए आपके एग्ज़ाम में। और अभी आप अगर देख रहे हैं, अच्छी बात है, अभी देखें पूरा। और मेरे अनुसार अगर आप
फाइनल एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे 2 दिन बिफोर आप अंग्रेजी का जब फाइनल एग्ज़ाम देने 2021 का जाएंगे फरवरी में, तो उससे 2 दिन बिफोर आप हमारे सभी वीडियो को, खास करके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो भी वीडियो है उसे अवश्य देख लीजिएगा। और मैं दावा करता हूँ और वादा करता हूँ कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। तो मैं अभी आपको पोइट्री सेक्शन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ। कुछ ही दिनों में आपको प्रोज से संबंधित भी ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और उसके बाद आपको लगभग 500 प्लस ग्रामर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के साथ करवाया जाएगा, समझाया जाएगा। इसके लिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य और अवश्य और अवश्य कर लें और अपने दोस्तों में निश्चित शेयर करें, क्योंकि केवल आपका ही भला हो यह ठीक नहीं है, आप अपने साथ साथ दूसरे का भी भला करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओड टू ऑटम इज डैश एन ओड। यह जो है एक ओड है। ओड होता है ऐसी कविता जो गीत के तरह लिखा गया हो। ओड कहा जाता है ऐसी कविता को जो गीत के तरह लिखा गया हो। अब है ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ। ओड टू ऑटम जो है यह 3 स्टैंजा में है। आप जब बुक देखिएगा तो आपको 3 स्टैंजा में यह कविता आपको मिलेगी। और जॉन किट्स वाज डैश पोइट, तो रोमांटिक पोइट। ये कैसे पोइट थे? तो रोमांटिक। और यहाँ देखिए ईच स्टैंजा 11 स्टैंजा, 3 स्टैंजा में यह कविता है और प्रत्येक स्टैंजा में 11 लाइन है। कितनी लाइन है? 11 लाइन। ठीक सुना आपने। लामिया एंड हाइपेरियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। जॉन किट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार पूछा जाता है। लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय, किसके द्वारा? था जॉन किट्स के द्वारा। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यह एक लाइन है जो इस कविता में है। किस कविता में? ओड टू ओटम। ओड टू ओटम। ओड टू ओटम को कहीं कहीं टू ओटम भी लिखा जाता है। अब आइए, एन गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज, यह भी लाइन ओड टू ओटम का है। फिर सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यह पहला ही लाइन है आपके इस कविता का। जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है यह कविता। अब जॉन किट्स जॉन किट्स जो है क्रिकेट और बॉक्सिंग में को पसंद करते थे, इसमें इंटरेस्ट रखते थे, याद रखिएगा। जॉन किट्स पहले कविता नहीं लिखते थे। और यह स्पेंसर एक कवि, जाने माने कवि थे उस समय के, उसके बुक से, उनका एक बुक है फेरी क्वीन, याद रखिएगा फेरी क्वीन, उससे प्रभावित होकर के इन्होंने कविता लिखना शुरू किया। और इनका जो पहला कविता है उसका नाम है लाइन्स इन द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। लाइन्स इन द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो 1814 में प्रकाशित हुआ। अब है हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। अब यह लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो है ये एक कविता है। और उसके बाद 1817 ईस्वी में, 1814 में यह कविता लिखी गई थी। उसके बाद 1817 ईस्वी में जॉन किट्स ने एक कविता का संग्रह बनाया जिनका नाम रखा गया पोएम्स। जिनका क्या नाम रखा गया? पोएम्स। तो आप हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री क्या होगा? तो पोएम्स। तो जॉन किट्स वर्क, देखिए जॉन किट्स के वर्क्स यानी किताब, ऑन इंडोलेंस, टू साइके, टू अ नाइटिंगल बहुत ही इम्पोर्टेंट है जॉन किट्स के द्वारा। लामिया बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइपेरियन बहुत इम्पोर्टेंट है। और ओड टू ओटम। अब देखिए अंतिम जो आपका क्वेश्चन है, पूछ रहा है ही डाइड ऑफ, यानी जॉन किट्स की मृत्यु क्यों हुई, किस कारण हुई? तो ये बीमारी के कारण मरे गए 26 ईयर में, ओनली 26 साल की उम्र में। यह एक बीमारी जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, इस बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब पार्ट 2 में मैं इसका अगला वीडियो दूंगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा होने जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको अभी 4 तक का ही दिया हूँ। कल मैं आपको आपके 5वां
जो कविता है इन्हें एपिताफ से बताना शुरू करूँगा। आप देख सकते हैं आपका 10 कविता यहाँ पर है। 10 कविता से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव 9 कविता 10 कविता माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास का, और उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड लगभग 30 क्वेश्चन है। इसको भी कल हम करवा देंगे। अभी मैंने आपको जितना करवाया है आप उसे बार बार देख करके याद ही कर ले। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट